हेलो बच्चों, देखिए अपन इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के पर्पज़ से भी बच्चों, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम पढ़ें जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो आगे शायद नेक्स्ट लेक्चर ही होगा जिसमें मैं साइक्लोट्रॉन को कवर करूं। तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जो है वो हम आज पढ़ रहे हैं, तो उसकी वर्किंग में जो डेरिवेशन होगा बच्चों वो मैं आज ही आपको करवा रहा हूं। वो वर्किंग में वापस से डेरिवेशन रिपीट होगा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो अपने कॉपी पेन में इस समय ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ये आज याद कर लिया तो नेक्स्ट वाला लेक्चर तो हमारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है, अपन डिस्कस कर रहे थे कि कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो किस प्रकार लगेगा। इसके लिए मैंने आपको दो नियम भी बताए थे और कहा था कि थप्पड़ वाला नियम याद रखिएगा। राइट हैंड का थप्पड़ वाला नियम वो सबसे ईजी पड़ता है। क्या होता है, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये धारा की दिशा को या फिर धनावेशित कण की दिशा को, तो फिर इस हथेली पे जो लंब बनेगा, लंब तो ऐसा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, वो लंब जो है किसको बताएगा, बल की दिशा को, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में बच्चों वो ये है, ये आप कह सकते हैं कि तीसरा केस है, सी पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। जब आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे, है ना। यदि आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे या लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, ठीक है, सारी बातें एक ही हैं, तब उसके ऊपर बल कैसा लगेगा, पहला। दूसरा, उसका गति का पथ कैसा होगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो समझिए इस चीज को थोड़ा सा, क्या होगा। तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताएंगे, तो ये तल है, तो तल के लंबवत या तो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा या तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ये बात। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। तो ये अपन ने ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाया, मैं इस समय क्रॉस बना रहा हूँ बच्चों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, और वो भी क्रॉस से। बताओ भाई क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर है या अंदर की ओर है, आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए। क्या भाई, तल के लंबवत कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये बात और ध्यान में रखें। तो अगर मेरे क्रॉस इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो आप अपनी कॉपी में तो इन्हें इक्वल डिस्टेंस पर ही शो करेंगे, कॉपी में तो बन ही सकता है आसानी से, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, ठीक। अब कोई आवेशित कण अगर ऐसा आएगा तो समझिएगा क्या हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, जैसा ये चौक जा रही है अंदर की ओर, और आवेशित कण अगर ऐसा प्रवेश करे, ठीक है, तो ऐसा ये कुछ ऐसा है। तो अब ये जो येलो कलर जो दिख रहा है चौक का, ये अगर अंदर की ओर कर दे, ठीक है, तो ये इस तरफ शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि चौक मेरे अंगुलियों से ढक गई है, लेकिन ये अंदर की ओर है और ये आवेश ऐसा गति कर रहा है, ठीक। तो फिर इस आवेश पर बल कहाँ की ओर लगेगा, तो आंसर है बच्चों क्या भाई, लंबवत, ठीक है, किसके, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत, तो कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसा ऊपर की ओर बल लगेगा। कैसे पता चला ये, तो समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो आवेशित कण है ना, आवेशित कण को ऐसा माना कि आवेशित कण ऐसा आया, यूं आ रहा है, ठीक। तो ये इसके गति की दिशा है, वेग की दिशा, ठीक। अब अगर ये इसके वेग की दिशा है बच्चों, थोड़ा समझिए, तो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट अंदर की ओर है ना, बिल्कुल अंदर की ओर है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र को राइट हैंड वाला थप्पड़ वाला नियम यूज कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र अंगुली से तो अंगुलियां अंदर की ओर, फिर वेग की दिशा अंगूठे से तो अंगूठा ऐसा, तो फिर लंबवत कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर,
बल लगेगा कि ऊपर की ओर, ठीक। तो अब इसके ऊपर लगने वाला बल कहाँ की ओर है, आंसर है यहाँ की ओर। इसके ऊपर लगने वाला बल F इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इस बल के कारण ये जो ऐसा जा रहा था, अब ये क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, ऐसा टिल्ट हुआ, ये घूमा, ठीक। चलो ये घूम रहा है ऐसा, ठीक हो। अब यहाँ पर कोई पार्ट काट लो आप, यहाँ पर, है ना। तो अब इस वाले पर मैं अगर वेग की दिशा देखूं, समझिएगा, अब इस वाले पॉइंट पे वेग की दिशा कहाँ की ओर होगी, आंसर है ऐसे, ये वेग की दिशा होगी v, ठीक है। वेग इस तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो वापस से अंगुली ऐसे रखो, तो ये अंगुली ऐसे, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे से, ये अंगूठा ऐसा गया, तो आप देखेंगे तो ये लंब ऐसा जा रहा है, यूं इस तरफ, मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि इस वाले पॉइंट पे बल ऐसा लग रहा है, यूं। चलो, जाना चाहता था ऐसा, बल लग रहा है इस तरफ ऐसा, तो फिर ये थोड़ा सा वापस से और टिल्ट हुआ, ये लो ऐसा टिल्ट हुआ, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप ऐसा कोई छोटा सा भाग दिमाग में रखो, छोटे से भाग पे आप देखोगे तो आप बोलोगे कि वेग की दिशा क्या है, आंसर है वेग की दिशा ये है, स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है। फिर वेग की दिशा ऐसा ऊपर की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, तो अंगुलियां ऐसे लो और अंगूठा ऐसे लो, ठीक। अब कहाँ की ओर आ रहा है, ऐसा, वापस मेरे चेहरे की तरफ, यूं, ठीक। आप देखेंगे कि बल जो है वो एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य कर रहा है, निश्चित बिंदु, और वो भी कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। और इसके कारण अगर हम सभी केस की बात करें तो फिर ये गति करता हुआ कुछ ऐसा हो जाएगा, यूं ऐसा पथ बनाएगा, ठीक है। कैसा, वृत्तीय पथ, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ पे वो धनावेशित जो कण है वो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, ठीक है। ये बात, तो इस तरीके से अगर कोई आवेशित कण किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह एक वृत्तीय पथ पर गतिमान हो जाता है, फिर वो घूमने लगता है, ठीक है। इस कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो चुंबकीय बल है वो कहाँ की ओर लगा, केंद्र की ओर लगा। इसका मतलब ये चुंबकीय बल जो है वो वास्तविकता में एक अभिकेंद्रीय बल है। कैसा बल है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। ये बात, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चुंबकीय बल कैसा होता है, अभिकेंद्रीय बल इसकी प्रकृति होती है, चुंबकीय बल की प्रकृति कैसी, अभिकेंद्रीय होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय बलों द्वारा किसी आवेशित कण पर किया गया कार्य कितना होगा, तो थोड़ा सा समझिए बच्चों। अभिकेंद्रीय बल आपने 11वीं में पढ़े हैं, और अभिकेंद्रीय बलों द्वारा किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, कितना, 0। कितना होता है, 0 होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। जिनको ये दिक्कत है कि 0 कैसे हुआ अभिकेंद्रीय बलों द्वारा किया गया कार्य, तो वो समझिए। आप कार्य कैसे पढ़ते हैं बच्चों, W इजिकल्स टू क्या, F(x cos थीटा), ऐसा ही तो पढ़ते हो। तो बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, थीटा, बल और विस्थापन में कोण, ठीक है। बल कहाँ की ओर लग रहा है, आंसर है इस तरफ, विस्थापन कहाँ, वेग की दिशा में। बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री है ना। इसलिए यहाँ पे कोस लिखा जाता है क्या, 90। कोस 90 का मान होता है 0, इसलिए किया गया कार्य भी इनके द्वारा कितना होता है, 0। तो ये ध्यान में रखिएगा, अभिकेंद्रीय बलों द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, और चूंकि चुंबकीय बल की प्रकृति अभिकेंद्रीय होती है, अतः चुंबकीय बलों द्वारा किया गया कार्य भी 0 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो फिर उस पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ, ये पता चल गया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा सही बना देता हूँ जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। चलिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। वृत्तीय पथ बताएंगे अपन, तो ये वृत्त आप बना लीजिएगा और
उम्मीद करता हूँ कि प्रकार की सहायता से एक अच्छा डायग्राम बन जाएगा। मेरा तो खैर इतना बढ़िया नहीं बना है। फिर इसके अंदर क्या क्या है तो आप हर एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। हर एक चीज़ के ऊपर गौर करेंगे तो अपन बोलेंगे इसको थोड़ा सा और सही बनाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पर कट किया, इसके ऊपर वेग की दिशा क्या है, तो ये वेग की दिशा है, ये वेग। और चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर लग ही रहा है, ऐसा लंबवत यूं ऐसा अंदर की ओर लग रहा है। ठीक, तो चुंबकीय बल कहाँ की ओर लग रहा है, आंसर है सेंटर की ओर। ये चुंबकीय बल है F सदिश। ठीक, फिर यहाँ पर वापस से आप भाग काट लीजिए एक छोटा सा। ठीक, तो इसके ऊपर आप अगर छोटा सा भाग काटेंगे तो वेग की दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखा खींचे वहां पर, और ये वेग की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है तो फिर बल कहाँ की ओर लगेगा, ऐसा, ये बल होगा। ठीक, फिर ऐसा घूम करके इधर आया तो वापस से यहाँ पर एक छोटा सा स्पर्श रेखा खींचे, मतलब अल्पांश के ऊपर क्या खींचे, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा इस तरफ जा रही है। ठीक, ये वेग की दिशा होगी, ये वेग की दिशा होगी तो फिर चुंबकीय बल कहाँ की ओर लग रहा है, आंसर है केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक, फिर वापस से वही कार्य करना है आपको। यहाँ पर एक छोटा सा भाग देखना है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा की दिशा किसकी दिशा होगी, वेग की दिशा होगी, और लगने वाला बल इस तरफ F सदिश। ठीक, इस तरीके से आप प्रदर्शित करके आएंगे। हो गया ये काम। फिर चूंकि ये वृत्ताकार पथ है, समझिए, चूंकि ये वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार पथ की अपनी स्वयं की एक त्रिज्या होगी, और वो त्रिज्या अगर मैं यहाँ पर उसका केंद्र मानूं, उस वृत्तीय पथ का केंद्र मानूं ये, तो ये या तो ये त्रिज्या आप स्मॉल r लिख लीजिए, या फिर इस त्रिज्या को आप कैपिटल R लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल r या फिर कैपिटल R जो आपने लिया है वो उस वृत्तीय पथ की क्या है, त्रिज्या है, जिसमें आवेशित कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, तो हमें अब क्या क्या दिमाग में रखना है वो समझिए। सबसे पहली बात कि कितना बल लग रहा है, तो लिखना होगा हमें आवेशित कण पर बल, मैग्नेटिक फोर्स है FB लिखेंगे। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, यही तो होता है परिमाण में। थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, आंसर है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, थीटा किसके बीच में है, V और B के बीच में। V कहाँ की ओर, ऐसा, और B कहाँ की ओर, ऐसा, अंदर की ओर। दोनों के बीच में 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। अगर मैं पेन से भी इसे ड्रॉ करता, ये कुछ ऐसा दिखाई देता आपको, है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री दिखाई देता आपको। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो थीटा की जगह हमें कितना लिखना पड़ेगा, आंसर है 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो FB बराबर क्या हो जाएगा, QVB साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो FB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, QVB हो जाएगा। Q आवेश, आवेशित कण का आवेश, V जिस वेग से वो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, और B चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, अब क्या करना है, हमें ये भी पता है कि यह चुंबकीय बल एक अभिकेंद्रीय बल की प्रकृति रखता है। ठीक, तो हमने बोला कि चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल की भांति कार्य करता है। अतः क्या होगा भाई, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू QVB। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से सारी रामायण आगे चलने वाली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लिखना है कि उस वृत्तीय पथ की, वो पथ कैसा होगा,
तो पथ आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कोई आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो फिर उसका पथ कैसा होगा। आंसर है कैसा, वृत्ताकार, सर्कुलर पथ होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहला पॉइंट समझिए ए। ओके, सी उधर डाल चुका हूं तो मैं यहां पर बंद लिख देता हूं। क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी वो देखें। तो यहां से ये फॉर्मूला ही यूज करोगे आप हर बार। क्या भाई, mv² इज इक्वल्स टू QVB। v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब हो गया mv/r इज इक्वल्स टू QB। हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा भाई, हमें r निकालना है ना, तो r को इस तरफ लेकर के जाओ, r इस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल्स टू QBr। तो r बराबर क्या हो गया बच्चों, mv/QB, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। पता चल गया किस किस के ऊपर, आवेशित कण के द्रव्यमान पर, उसके वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और आवेशित कण के आवेश पर त्रिज्या निर्भर करती है। इतनी सारी चीज़ों पर निर्भर कर रही है इस समय। फिर नेक्स्ट आता है उस आवेशित कण का वेग, जिस वेग से वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, वो वेग भी आपको ज्ञात करना है। आंसर अभी भी वही है, इसी से ही। अब देखो mv² इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, QVB। ऐसे ही करूंगा, v से v को क्या कर दिया, काट दिया, तो ये हो जाएगा mv/r इज इक्वल्स टू QB। हमें तो v निकालना है, तो r तो इधर मल्टीप्लाई में और m का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो फिर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QBr/m। हो रहा है क्या, तो ये हो गया क्या बच्चों, वेग। वेग आने के बाद में निकालेंगे संवेग। ठीक, आवेशित कण का संवेग। बहुत सिंपल सा है, बस एक ये फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से ही सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक, अब बात करते हैं आवेशित कण के संवेग की। तीसरा पॉइंट है संवेग। संवेग क्या होगा, P इज इक्वल्स टू mv होता है बच्चों, है ना। तो हमने अभी फॉर्मेट तो वही यूज किया, mv²/r इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, QVB। v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, QBr। ठीक है ये बात तो, और यही क्या होता है, संवेग होता है, नहीं होता है, QBr, यही संवेग है बच्चों। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे अपन। चलिए, फिर इसके बाद में चौथा आता है कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल। ये दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आवर्तकाल, इसी से सारी चीजें हो जाएंगी। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है आवेशित कण को, वही क्या है, आवर्तकाल है ना। तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय। अगर एक पूर्ण चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। आवर्तकाल क्या है, समय तो है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, यही पता है। दूरी कितनी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में कोई भी कण कितनी दूरी तय कर सकता है, 2πr दूरी तय कर सकता है। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब किसका डिवाइड करना है, दूरी बटा चाल। चाल क्या है तो हमें पता है, v वेग से गति कर रहा था वो। ठीक है ये बात, तो हमने ऐसा काम कर दिया, ये फॉर्मूला हो गया आवर्तकाल का। r का मान कहाँ से लिखोगे, आपको पहला फॉर्मेट पता है, अभी पहला नंबर का निकाला था ना, r बराबर mv/QB निकाला था, नहीं निकाला था, वहां से आप r का मान रखें। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2π और v ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, और r का मान मैं रख रहा हूं, r का मान क्या, mv/QB। ठीक है, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर आवर्तकाल बराबर क्या आ गया है,
2πm डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, QB आवर्तकाल। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपन डिस्कस करेंगे आवर्तकाल को। फिर अगर आवर्तकाल आ गया तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में आवृत्ति, आवेशित कण की आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में कोई भी कण जितने चक्कर लगा सकता है वही क्या कहलाती है, आवृत्ति। अगर 10 चक्कर लगाएगा तो 10 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो अगर 10 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में तो 10 हर्ट्ज, 50 चक्कर लगाएगा तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आवृत्ति अगर अपन डिस्कस करें तो आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, क्या है, व्युत्क्रम होती है। और आवृत्ति को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक किताब में इसका नोटेशन अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। मैं इस समय आवृत्ति को किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, स्मॉल n से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो भाई, तो n बराबर क्या हो गया बच्चों, वो देखो यहाँ से आवर्तकाल का उल्टा करो, कितना हो जाएगा, QB डिवाइडेड बाय 2πm। ये क्या हो गई है, आवृत्ति हो गई है। ठीक, आवृत्ति जैसे ही आ जाए तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, सभी अपना ध्यान रखें बच्चों। ये जो समय चल रहा है वो आप सभी को पता है कैसा है, तो किसी तरीके की लापरवाही न बरतें आप। और मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे आपको शायद एम्बुलेंस का साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो सोच सकते हैं कि हालत क्या है। तो ध्यान रखें सभी अपना। ओके, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या होगा बच्चों, कोणीय आवृत्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 फॉर्मूला होते हैं, 2πn या 2πf। ठीक, या फिर 11th में पढ़ा है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, n को 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, n की जगह 1/t लिख सकते हैं। कोई भी एक फार्मूला यूज़ करो, हो जाएगा काम। मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π और n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान अभी तो मेरे पास में है ही, क्या भाई, QB डिवाइडेड बाय 2πm। तो 2π से 2π कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, QB डिवाइडेड बाय m। ठीक, ये कोणीय आवृत्ति। Q/m को क्या बोलते हैं बच्चों, पहला चैप्टर पढ़ा है ना, Q/m को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। और B तो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, टेस्ला। CGS मात्रक अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे मेरे को, गाउस बता सकते हो, एक तरीके के गाउस भी होता है। चलिए, हाँ भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र में देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या समझना है। आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति, तीनों को देखो और तीनों के फाइनल फॉर्मूले समझिए। क्या तीनों के फाइनल फॉर्मूला के अंदर आपको वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r दिखाई दे रही है और वेग v दिखाई दे रहा है का कण का, देखो किसी फॉर्मूले में कहीं आ रहा है तो। यहाँ पे इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देखो, किसी में भी नहीं है, ना तो त्रिज्या है इस फॉर्मूले में, ना ही वेग v है। तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी आवेशित कण अगर वो लंबवत प्रवेश करता है या फिर कैसे भी वो प्रवेश कर रहा हो, चाहे वो किसी एंगल 10, 20, 30 डिग्री से भी अगर प्रवेश कर रहा हो, तो आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति तीनों ही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, मतलब अगर ऐसा सवाल में आ जाए, जो कि आपकी बुक में सवाल भी है, कि यदि किसी आवेशित कण का वेग बढ़ा दिया जाए, क्या वेग बढ़ा दिया जाए, तो फिर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका पहला आंसर होना चाहिए, आप बोलोगे वेग बढ़ा दिया तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऐसा मत कर देना देवताओं। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जितना वेग आप बढ़ाओगे, लेट सपोज करो आपने वेग को 10 गुना किया, तो उतने ही गुना त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो अगर वेग 10v किया तो त्रिज्या भी 10r हो जाएगी, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, वापस से इतना का इतना आ गया। क्या
ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आवर्तकाल या फिर ये दोनों, ठीक है, ये त्रिज्या पर और वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी भी आवेशित कण का आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति एवं आवृत्ति जो है वो त्रिज्या एवं वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। नोट लगा करके लिख लीजिए, साइक्लोट्रॉन में आएगा ये सवाल, देखना आप, ठीक है। हो गया ये इतना। तो चलिए अब इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, एक अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा और निकालेंगे गतिज ऊर्जा संवेग के पदों में भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट गतिज ऊर्जा को। ये शायद 7वां पॉइंट होगा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी तो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का ई के या फिर के ई कैसे भी लिख दो या फिर के ई लिख दो ना, है ना। आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। चलिए वी का मान आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक। किस तरीके से काम करेंगे तो हमने लिखा ई के इज इक्वल्स टू 1/2m और वी का मान क्या था बच्चों, QBR, ऐसा था क्या, और उसमें m का डिवाइड लग रहा था। यही v का फॉर्मूला निकाला है, आप देख लीजिएगा, दूसरे नंबर का पॉइंट निकाला था। और v का क्या है बच्चों, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2m Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल, क्या हो गया 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर स्मॉल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। यही गतिज ऊर्जा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मेट है। गतिज ऊर्जा को संवेग के पदों में भी लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। ये वैसे 11th का पार्ट है लेकिन ध्यान में रखिएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, 1/2 mv स्क्वायर लिखते हो नहीं लिखते हो, है ना। अब मैं इसी फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे, m/m से कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू एम, क्या हो जाएगा m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर यहाँ पर है ही डिवाइडेड बाय m, ये mv का होल स्क्वायर हो गया क्या बच्चों, ऐसा ही हुआ ना, mv का स्क्वायर डिवाइड बाय m। mv क्या होता है, संवेग होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर डिवाइड बाय m। ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये भी ध्यान में रखें कि गतिज ऊर्जा को आप कहाँ से निकाल सकते थे, आपने संवेग तो निकाला ही था, ठीक है। QBR निकाला था नहीं निकाला था, संवेग का मान QBR निकाला है, तो QBR का स्क्वायर और उसके अंदर किसका डिवाइड लगा देते, m का, इतना ही आता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मेट से निकाल लीजिए या फिर इस फॉर्मेट से निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या चीज़ें, ये तो डेरिवेशन तो याद हो ही गया होगा, मेरे को पता है डेरिवेशन आप सभी याद कर लेते हैं। आपको क्या याद रखना है, अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होना चाहिए, वृत्तीय होना चाहिए, ठीक है। ये पथ ध्यान में रखिएगा कि वृत्ताकार पथ होता है। और अगर वो 0 डिग्री से या 180 डिग्री से प्रवेश कर रहा होता, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश कर रहा होता, तो उसका पथ कैसा होता, लास्ट में पढ़ाया था बच्चों मैंने, ऋजु रेखीय। कैसा होता, ऋजु रेखीय, ठीक है। चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे, थीटा कोण का मतलब अपन ने 0 डिग्री देखा, अपन ने 90 डिग्री भी देखा, अब अपन देख रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में भी तो वो किसी भी कोण पे प्रवेश करता था। वो 5 डिग्री के कोण से ही प्रवेश कर सकता है, वो 10 डिग्री के कोण से प्रवेश कर सकता था, वो 20, 50, 60 कितने भी कोण से प्रवेश कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर उसका पथ कैसा होगा, आवर्तकाल क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, ये अपन डिस्कस करेंगे। डायग्राम ध्यान में रखोगे ये, ठीक। चलिए तो अब अपना नेक्स्ट केस जो है वो ध्यान में रखते हुए कि यदि आवेशित कण थीटा कोण से प्रवेश करे, है ना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी आगे और आने वाले वीडियोस बाकी हैं। तो पॉइंट जो है वो है हमारे पास में
डी पॉइंट इसे कह सकता हूँ। ए और बी अपन ने लास्ट वीडियो में किए थे, आज सी और डी कर रहे हैं। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करे। देखो, अगर थीटा कोण से प्रवेश करे इसका मतलब थीटा का मान क्या है, तो आंसर है 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो वो वैसा लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों, क्या, यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये अगर ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता बी, आप इसे क्रॉस से भी प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन उससे डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना लो। इससे थोड़ा सा मेरे हिसाब से इजी लगना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में अपन ने बता दिया। ठीक। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर आ रहा है, थीटा कोण पर आ रहा है, तो लेट सपोज करो, ओके, ये चलो देखा जाएगा, ये v वेग से ऐसा आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और इस दिशा में वास्तविक वेग है, और दोनों के बीच में क्या है, कोण थीटा है। ठीक। अब गौर करोगे कि अगर वेग ऐसे आ रहा है तो वेग के घटक होने चाहिए, दो होने चाहिए। एक वेग का घटक जो है वो किस दिशा में काम करेगा, आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, इस दिशा में। ठीक है। और एक वेग का घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत काम करेगा, ऐसा। ठीक। जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जो चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा है, इसे अपन बोलेंगे V, और यहाँ पर मैं समांतर का निशान लगाऊंगा। ठीक। और जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है V, और ये जो उल्टा T होता है ना, जो लंबवत का निशान होता है, वो अपन ने लगा दिया। ठीक। और आपको डायग्राम को देख करके पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर V समांतर वास्तविकता में है क्या, साइन का घटक है V का या फिर कोस का घटक है बच्चों। थीटा से कनेक्टेड घटक किसका होता है, कोस का होता है। तो यहां पर V समांतर वास्तविकता में है क्या, V कोस थीटा, और लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक या वेग का घटक। फिर इसके बाद में दूसरा कौन सा घटक है हमारे पास में, V लंबवत, और लंबवत कौन सा होगा भाई, थीटा से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब साइन का घटक होगा, तो ये इसको क्या लिखेंगे, V साइन थीटा। ठीक है। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक। ठीक है। अब इन दो घटकों से क्या होने वाला है वो समझिए। क्या हो रहा है बच्चों, एक चीज है ना, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, और अब इसके दो घटक ऐसे देखे गए, एक इस तरफ है और एक ऊपर की ओर, जैसा ऐसा, यूं मान लीजिए। ठीक, ऐसे जा रही है। अब ये थोड़ा समझिए कि ये जो ये वाला घटक है वेग का, वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, समांतर दिखाई दे रहा है। ठीक। तो अगर इस घटक की बात करें तो इस घटक के कारण क्या आवेशित कण का पथ चेंज होगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा पे जाते होते हैं तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता, कोई बल नहीं लगा रहा होता तो जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। इसका मतलब इस घटक के कारण, मतलब V कोस थीटा या V समांतर घटक के कारण आवेशित कण कैसा गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा। कैसा, सरल रेखीय या ऋजु रेखीय गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा गति करने की कोशिश करेगा, यूं भी जाने की कोशिश करेगा। ठीक। दूसरा घटक देखो लंबवत, लंबवत घटक अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया अपन ने, या तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आए या फिर वेग लंबवत हो चुंबकीय क्षेत्र के, दोनों एक ही बात है, ये बात ध्यान में रखना। और उन दोनों ही केस के अंदर आवेशित कण कौन सा पथ बनाता है, वृत्ताकार पथ।
कैसा पथ बनाता है? वृत्ताकार पथ बनाता है। अब अगर ऐसा है, समझिएगा, अब अगर ऐसा है कि वो जो है वो लंबवत घटक को भी प्रदर्शित कर रहा है, तो ये वाला घटक तो घुमाएगा, वृत्त बनाएगा, है ना। इसको तो क्या बनाना है? ऐसा घूमना है, ठीक है, इसको ऐसा घूमना है और इसको आगे जाना है। तो आप सोचो, एक वृत्त बनाओ, है ना, ऐसा एक वृत्त बनाओ और वो आगे की ओर भी बढ़ना चाहिए, तो वो कैसा होगा बच्चों? सोचो, स्प्रिंग, आपकी स्प्रिंग देखी है आपने कभी? ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी बच्चों, ये आगे भी बढ़ती है और इसका आप देखोगे तो ये वृत्त भी है। अरे है नहीं है? इसी तरीके से है। तो ये आगे भी जाता जा रहा है और घूमता भी जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का पथ बनाएगी, स्प्रिंग नुमा पथ बनाएगी, ठीक है। ये आगे की ओर भी जाएगा और घूमता भी जाना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो घूमेगा तो ऐसा जैसा गोल बन रहा है, और आगे की ओर जाएगा तो स्प्रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इस वाले पथ को कैसा प्रदर्शित करेंगे? तो हम यहाँ पर इसे कुछ ऐसा प्रदर्शित कर सकते थे, इसको ऐसा घुमा देते हैं। ऐसा जाता हो, घूमता भी जाता और आगे भी जाता, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज के अंदर इस पथ को, आवेशित कण के पथ को क्या बोलते हैं बच्चों? इसे स्प्रिंग नुमा पथ अर्थात कुंडलिनी नुमा पथ बोलते हैं। आवेशित कण का पथ क्या होगा इस समय? कुंडलिनी। कैसा पथ होगा? कुंडलिनी पथ होगा, ठीक। इसे अंग्रेजी में बच्चों हेलिकल बोलते हैं, हेलिकल पाथ, स्प्रिंग नुमा पाथ, ठीक है। कुछ किताबों में इसे सर्पिलाकार भी लिखा हुआ है, लेकिन कुंडली नुमा ज़्यादा है, जैसे कुंडली गोल होती है ना, वही आप इसको मान करके चलें। ये समझ में आया बच्चों? वापस से ध्यान में रखिएगा, चुंबक वेग का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक, ये थ्योरी में लिखना है कि इस स्थिति में आवेशित कण के वेग का समांतर घटक या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ाएगा, जबकि वेग का लंबवत घटक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को वृत्तीय पथ प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में आवेशित कण वृत्तीय पथ को प्राप्त करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में आगे भी गति करता जाता है तथा कुंडलिनी नुमा पथ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्यों? घूम तो रही है वो, है ना। अगर वो घूम रहा है तो वृत्तीय पथ की क्या निकालोगे? त्रिज्या। इस कुंडलीनुमा पथ की क्या होगी? अपनी एक त्रिज्या भी होगी। तो ये त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या निकालने के लिए हमने बोला कि इसमें जो लगने वाला बल है, आप समझिएगा, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल की प्रकृति अभिकेंद्रीय होगी, तभी जाके वो घुमाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा एफ बी बराबर क्या बच्चों? क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का मान ना तो 0 है ना ही 90 है, इन दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है। चलो, तो ये तो इतना ही रह गया। अब इसके बाद में ये क्या है? तो हम बोलते हैं एम वी डिवाइडेड बाय आर, सॉरी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यही होता है अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करेगा। और वेग का कौन सा घटक इसे घुमा रहा है, ये ध्यान में रखना कि 2 घटक हैं वेग के, और कौन सा घटक इसे वृत्तीय पथ प्रदान कर रहा है वही यूज करोगे। कौन सा? समांतर वाला या लंबवत वाला? कौन सा बच्चों? हम बोलेंगे लंबवत वाला ही इसे कौन सा पथ प्रदान कर रहा है? वृत्तीय पथ प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये वाला कौन सा? वृत्तीय पथ के लिए, जबकि ये वाला कौन सा? सरल रेखीय पथ के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये जो वेग का घटक है ये लंबवत यूज करेंगे भाई, और लंबवत यूज करेंगे तो आगे देखो क्यू वी बी साइन थीटा यूज करो, एम क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा,
और उसका क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या r बराबर क्या क्यू वी बी साइन थीटा। सॉल्व करिए एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू क्या क्यू वी बी साइन थीटा। एक वी से एक वी गया, साइन से साइन गया, क्या बचा एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय आर बराबर में क्या बच्चों क्यू और बी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल रहा हूँ, वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या प्रवेश करते हुए कोण पर निर्भर करती है, क्या आंसर है निर्भर करती है। जैसे जैसे कोण चेंज होगा त्रिज्या भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे मान भी बढ़ता जाता है। 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 का मान 1 होता है, तो इसका मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, 0 से 1 की ओर बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोण पे निर्भर करती है कौन वृत्तीय पथ की त्रिज्या या इस कुंडलीनुमा पथ की त्रिज्या। ठीक है ये बात। अब इसके बाद में और सारे घटकों की तो बात को छोड़ें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आवर्तकाल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। आवर्तकाल, इस केस के अंदर आवर्तकाल बहुत बढ़िया फैक्टर है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ इस केस में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी होता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं इस केस के अंदर कण के आवर्तकाल की। ठीक, आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति, क्योंकि एक आवर्तकाल निकल गया तो ये तीनों चीजें निकल जाएंगी। चलिए आवर्तकाल, आवर्तकाल का फॉर्मेट क्या बताया था, t इज इक्वल्स टू दूरी 2 पाई r, आवर्तकाल के लिए तो दूरी यही होगी है ना, डिवाइडेड बाय वेग। अब ये समझिए वेग का कौन सा घटक आवर्तकाल प्रदान करेगा, तो सीधी सी बात है जो घुमाएगा वही तो आवर्तकाल बताएगा। सीधी रेखा में तो आवर्तकाल कभी नहीं निकालते हम। ठीक, तो हम बोलते घुमाने के लिए कौन सा घटक था कारगर, ये था लंबवत घटक था, तो ये यूज किया जाएगा। अब इसका मान अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उतारा है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई फिर वी टी कितना v साइन थीटा और r का मान क्या एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। देखो आवर्तकाल लास्ट टाइम भी यही निकाला था क्या, अगर आवर्तकाल ये आ रहा है तो आवृत्ति इसकी जस्ट उल्टी है ना, और कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगी क्यू बी डिवाइड बाय एम, वैसे की वैसे। कोई फर्क पड़ रहा है क्या आवर्तकाल पर, नहीं पड़ रहा। तो ये चीज ध्यान में रखना, किसी भी आवेशित कण का आवर्तकाल कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती, वो समान ही रहती है। इसका मतलब अगर कोई आवेशित कण 10 डिग्री के से कोण से अंदर प्रवेश करता या 50 डिग्री के कोण से प्रवेश करता या 90 डिग्री के कोण से प्रवेश करता, 90 डिग्री तक भी जा सकते हो, से प्रवेश करता, तो उसके आवर्तकाल पर प्रभाव नहीं पड़ता, आवर्तकाल वैसा का वैसा रहता है ना। एक बार जो आ गया वही आवर्तकाल हमेशा रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आवर्तकाल का कोण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आवर्तकाल आ गया तो कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति आप निकाल ही सकते हो। एक जो चीज पूछी जाती है इस पॉइंट के अंदर वो अब डिस्कस करते हैं, वो है चूड़ी अंतराल, पिच डिस्टेंस। चूड़ी अंतराल, पिच डिस्टेंस बोलते हैं इसको। हाँ, ये क्या होता है, देखो अब आवेशित कण जो है वो घूमता भी जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो अब यहां पर अगर हम देखें, समझना इस चीज को, तो इसको घुमाओ भी और पथ भी दो,
अगर ऐसा माने अपन, ठीक, तो आप गौर करो कि एक चक्कर के अंदर, एक चक्कर कहाँ से, अगर मैं इसको ऐसा मानूं, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ से मानूं, इसका चक्कर स्टार्ट हुआ तो ये घूम करके पूरा चक्कर यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या, है ना, ऐसा घूमा और यहाँ पर आप गौर करो, एक चक्कर कंप्लीट करने में ये इतनी दूरी भी तय कर लेता है, एक रेखीय दूरी भी वो तय कर लेता है। यही रेखीय दूरी वास्तविकता में है क्या, चूड़ी अंतराल। एक चूड़ी और दूसरी चूड़ी में अंतर कितना है, दैट इज चूड़ी अंतराल, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब वो यहाँ पे पहुंचा तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट जब उसने कर लिया तो वो नेक्स्ट यहाँ पर पहुंच गया होगा। तो ये एक डिस्टेंस है, इसे चूड़ी अंतराल बोलते हैं। और ये डिस्टेंस कौन सी दिशा में ट्रेवल की गई है, आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कितने समय में तय की गई है, आंसर है एक आवर्त काल में। किसमें, एक आवर्त काल में किसी आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई रेखीय दूरी ही क्या है, चूड़ी अंतराल कहलाती है। ठीक है, वापस से, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रवेश करता है, यहाँ पे थीटा को डिफाइन कर दीजिएगा, वैसा लिखिएगा, ठीक है, प्रवेश करता है तो उस कण द्वारा एक आवर्तकाल में, कितने समय में, ये समय बता रहे हैं, एक आवर्तकाल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय दूरी ही क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि एक आवर्तकाल मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय होता है, एक आवर्तकाल में वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना वो चल रहा है वह दूरी ही वास्तविकता के अंदर क्या है बच्चों, चूड़ी अंतराल है। अब अगर ये दूरी है y, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल, अब कौन सी दिशा में देख रहे हो, तो हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन सी चाल है, v समांतर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v समांतर, चाल गुणा समय। कितने समय में बोल रहा है, एक आवर्तकाल में। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित किया था, t से। ठीक है, चलिए अब ये बताओ ये क्या चीज है, तो इसके बेसिक फॉर्मूले लिख लोगे तो भी काम हो जाएगा। ये क्या है, v समांतर। v समांतर कितना है बच्चों, v कोस थीटा है क्या। फिर t क्या होता है, t होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय क्यू बी, सॉरी 2 पाई r दूरी बटा चाल, 2 पाई r दूरी बटा चाल। और कौन सी चाल, आवर्तकाल के लिए तो यही चाल यूज की थी, बात समझ रहे हो चीज को, ठीक, तो यूज करो भाई। ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा गुणा 2 पाई r, ऐसा का ऐसा, और vt का मान क्या है, v sin थीटा है क्या, वहां देख लो, v से v कैंसिल, देखो क्या आएगा, 2 पाई r कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r बटा क्या, tan थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चूड़ी अंतराल पूछता है कि चूड़ी अंतराल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरीके से चूड़ी अंतराल का व्यंजक निकलेगा। और ये ऐसा तरीका है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका भी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, क्या, वो देखो उतार लिया। ये एक तरीका ये है, दूसरा तरीका देखिए, आप इसी को ही फॉर्मेट से लिख लो भाई। अगर आपको फॉर्मूला पूरा याद रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y बराबर आप लिखेंगे v समांतर इंटू टी,
ये तो बेसिक पार्ट है। फिर v समांतर का क्या मान है, v cos थीटा है, गुणा देखो t का मान आपने क्या निकाला था 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस। अब आप क्या करें, इस समीकरण को साइन थीटा बटे साइन थीटा से गुणा करें। किससे गुणा करें, साइन थीटा बटे साइन थीटा से। तो ये क्या होगा, v cos थीटा गुणा 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, और इसको किससे गुणा करना है, साइन थीटा बटे साइन थीटा से। कर दिया गुणा। अब क्या हो रहा है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा, तो अपन इसको लिख रहे हैं, देखना समझना इस चीज को, 2 पाई m लिख दिया, फिर ये v, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू बी। ये साइन थीटा और ये कोस थीटा और ये साइन थीटा, ये मिलकर के बनाएंगे क्या, कॉट थीटा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन थीटा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इधर तो लिख देता हूँ साइन थीटा और इधर लिख देता हूँ कॉट थीटा। लिख सकता हूँ क्या, गौर करो, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी क्या होता है, आर, स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखता है 1/10 थीटा। बताओ भाई, वापस से यही आ रहा है क्या, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय क्या, 10 थीटा। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्या था, चूड़ी अंतराल था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये केस, कौन से केस हैं, आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, या आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में पथ, यही पॉइंट आने वाले हैं चारों, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। 0 और 180 डिग्री से प्रवेश करता है तो सरल रेखीय या फिर ऋजुरेखीय पथ, अगर 90 डिग्री से प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ, और अगर किसी कोण थीटा से प्रवेश करता है तो कुंडलीनुमा पथ। ये तो एक एक नंबर के सवाल हो गए। बचे हुए ये टास्क जो है ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर सकता है वो अगला, या फिर एक बड़ा डेरिवेशन दे करके भी यूज़ करवा सकता है, ठीक है। त्रिज्या पे और वेग पर, वो जो वृत्तीय पथ था ना 90 डिग्री वाला, सी वाला केस, उसके उसमें त्रिज्या और वेग पर बेसिक सवाल पूछता है वो, है ना। सामान्यतः त्रिज्या तो पूछ ही लेता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ध्यान में रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय बल जो है वो एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल है, और अभिकेंद्रीय बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, ठीक। कारण मैंने आपको बताया था, समझाया था। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को जितना हो सके अपने स्कूल ग्रुप में या फिर जैसे भी आप इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा निवेदन है, आपके पास में टाइम है तो प्लीज़ एक बार ऐसा करके देखिएगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।